हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। तो आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो ये पहली वीडियो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण वाले टॉपिक से। तो जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। जो पहला आक्रमण हुआ था वो अरब आक्रमण था, जिसका जो मुख्य शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ था, जिसमें जो प्रमुख शासक थे वो थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो इनके बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने एमसीक्यू सीरीज भी रखी है, तो उसे भी आप कंप्लीट करते हुए जाइएगा। तो पहला है भारत पर अरब आक्रमण। तो जो भारत में अरब आक्रमण शुरू हुआ था वो 711 ईस्वी से हुआ था। 711 ईस्वी में सर्वप्रथम उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, लेकिन यह पराजित हो गया था और जो उबैदुल्ला था वो इस युद्ध में मारा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था, जो कि उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन जो उबैदुल्ला होता है वो इस युद्ध में पराजित हो जाता है और इसी युद्ध में वो मारा जाता है। दूसरी बार जो अरब आक्रमण होता है वो 711 ईस्वी में ही होता है और वो होता है बुद्देल के नेतृत्व में। बुद्देल भी जो है सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लेकिन बुद्देल भी जो है हार जाता है और उसे भी इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अरब आक्रमण हुआ था वो सबसे पहले 711 ईस्वी में हुआ था। वो हुआ था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, जो कि इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 711 ईस्वी में ही हुआ था और वो किया था बुद्देल ने, और बुद्देल ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन वो इस युद्ध में पराजित हो जाता है, जिसके कारण उसको इसी युद्ध में मार दिया जाता है। तीसरा जो आक्रमण करता है वो करता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस अभियान में विजयी हो जाता है। यानी कि जो 712 ईस्वी में अरब आक्रमण हुआ था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में हुआ था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जीत जाता है और वो सिंध का जो शासक होता है जिसका नाम होता है दाहिर, उसको पराजित करके उसे मार देता है। यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस टाइम पे सिंध का शासक था दाहिर, और दाहिर को पराजित करके वो दाहिर को मार देता है और सिंध क्षेत्र को विजित कर लेता है। आगे चलकर 713 ईस्वी में वो मुल्तान क्षेत्र पर भी आक्रमण करता है और मुल्तान क्षेत्र को भी जीत लेता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला अरब आक्रमण जो कि सफल रहा वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और उसने जो है सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था जहां का शासक था दाहिर, और दाहिर इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद वो 713 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र पर भी आक्रमण करता है और मुल्तान क्षेत्र को भी विजिट कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है अरब आक्रमण के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे वो देखेंगे अरबों ने जो है सिंध क्षेत्र पर आक्रमण क्यों किया था। तो जो सिंध क्षेत्र पर उसके आक्रमण के कारण थे वो तीन तरह के थे। पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, और तीसरा था इस्लाम धर्म का प्रसार। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। राजनीतिक कारण में आता है कि जो मुस्लिम राज्य था उसका उसे विस्तार करना था, तो इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया, भारत के सिंध क्षेत्र पर। दूसरा था आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में ये आ जाएगा कि जो भारत था उस टाइम पे बहुत ज्यादा समृद्धशाली देश था, इसीलिए यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए अरब आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा धन लूट के अपने देश ले गए। तीसरा और जो अंतिम इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार। जो अरब आक्रमणकारी थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ जो है इस्लाम धर्म का प्रसार किया। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, और तीसरा है इस्लाम धर्म का प्रसार। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जजिया कर के बारे में। तो जो भारत में सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि एक अरब आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले भारत पर जजिया कर लगाया गया। अब हम देखेंगे कि जजिया कर किन पे लगाया जाता था। तो जो गैर मुसलमान होते थे
उन पर जजिया कर लगाया जाता था। यानी कि जो इस्लाम धर्म को ना मानकर बल्कि अन्य धर्मों को मानता था, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो इन सब पे जो है जजिया कर लगाया जाता था। ये क्यों लगाया जाता था? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानना चाहते थे। तो इसी कारणवश जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने गैर मुसलमानों पर आर्थिक रूप से दबाव बनाना शुरू किया और उसने सोचा अगर मैं इनमें आर्थिक रूप से दबाव बनाऊंगा तो ये हमेशा मुसलमानों के नीचे रहेंगे, यानी कि मुसलमानों से कम शक्तिशाली रहेंगे। तो इसीलिए इसने इन पे जजिया कर लगाया। लेकिन जो जजिया कर था वो सब पर नहीं लगता था। जो जजिया कर से मुक्त व्यक्ति थे वो थे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, औरतें और विकलांग और ब्राह्मण। तो जो बच्चे होते थे जो कमाते नहीं थे तो उन पर भी जो है जजिया कर से उनको मुक्ति थी, यानी कि वो जजिया कर नहीं देते थे। अगला है बूढ़े व्यक्ति, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति होते थे उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। अगले हैं औरतें। तो जो औरतें होती थी उस टाइम पे औरतें कमाती नहीं थी, तो जिस कारण उनको कर भी कहाँ से देना था, तो जो उनके घर के मर्द थे जो कि कमाते थे वही जजिया कर देते थे और औरतें जो है जजिया कर नहीं देते थे। अगला था विकलांग, यानी कि जिनका शारीरिक विकास ठीक ढंग से ना हो तो उनको कहते हैं विकलांग। तो जो विकलांग होते थे वो भी जजिया कर नहीं देते थे। और अंतिम है ब्राह्मण, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन सकता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था या नहीं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। आगे चलकर जो फिरोज शाह तुगलक होता है, जब वह शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, तो वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला है अकबर। तो जब अकबर का टाइम पीरियड आता है जो कि एक मुगल बादशाह होता है, तो अकबर क्या करता है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। यानी कि जो जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था उसको उसने समाप्त कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब आता है, यानी कि अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां और शाहजहां का ही पुत्र होता है औरंगजेब। तो जब औरंगजेब आता है 1679 ईस्वी में, तो औरंगजेब क्या करता है 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर देता है, यानी कि जो गैर मुसलमान हैं उनको दोबारा से कर देना पड़ेगा। फिर आगे चलकर जो जजिया कर है उसको अंतिम रूप से समाप्त करता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त करता है? तो वो करता है मोहम्मद शाह तुगलक। तो इसमें से 2-3 चीजें आपने याद रखनी है जजिया कर के बारे में। पहला आपने याद रखना है कि जो जजिया कर की शुरुआत की थी वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक पर। दूसरा आपको याद रखना है जो जजिया कर लगाया जाता था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अगला है जो जजिया कर से मुक्त व्यक्ति थे वो थे बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। इसमें आपको याद रखना है कि जो ब्राह्मण है उन पर जजिया कर किस शासक ने नहीं लगाया था? तो वो नहीं लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आगे चलकर जो फिरोज शाह तुगलक होता है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। फिर जब मुगल काल आता है, तो जब अकबर का टाइम पीरियड आता है, तो अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है, यानी कि अब किसी भी गैर मुसलमान को जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर जो औरंगजेब होता है उसी का वंशज, तो वो क्या करता है 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू कर देता है। और अंतिम रूप से जो जजिया कर को समाप्त करता है वो करता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है। तो अरब आक्रमणकारियों से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम देखेंगे भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण के बारे में। तो जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। तो ये भी याद रखना है आपको कि जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती थी और उनकी जो जनजाति थी वो थी बर्बर। तो जो पहला शासक होता है वो होता है अलतगीन, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 962 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक होता है। तो 962 ईस्वी में जो अलतगीन होता है वो क्या करता है गजनी साम्राज्य, जिसको यामनी साम्राज्य भी कहा जाता था, उसकी स्थापना करता है।
और जो अलप्तगीन की राजधानी होती है वो गजनी में ही होती है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी या फिर गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन, और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी गजनी, और गजनी का ही अन्य नाम था यामनी। अगला है जो अलप्तगीन था उसने 1700 तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिनमें से एक सुबुक्तगीन भी था। तो सुबुक्तगीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सुबुक्तगीन था वो अलप्तगीन का एक दास था, जो कि एक अधिकारी के रूप में उसके लिए कार्य करता था। आगे चलकर जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो अलप्तगीन के बाद कुछ समय के लिए गजनी का शासक बनता है पृथ्वीगीन, और पृथ्वीगीन का जो टाइम पीरियड होता है वो 972 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक रहा, और इसी के समय में सर्वप्रथम भारत में तुर्क आक्रमण हुए थे। तो आपको याद रखना है कि अलप्तगीन के बाद जो शासक बना था वो बना था पृथ्वीगीन, और पृथ्वीगीन के टाइम पे ही भारत में पहला तुर्क आक्रमण होता है। लेकिन ये अयोग्य शासक होता है, जिसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है अलप्तगीन का ही दामाद या फिर अलप्तगीन का ही जो गुलाम होता है, जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। तो ये 977 ईस्वी में शासक बनता है, और जो सुबुक्तगीन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी होता है वो होता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ही 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। तो पहला जो इसका आक्रमण होता है सुबुक्तगीन का वो होता है 986 ईस्वी में, और ये पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। आगे चलकर जो सुबुक्तगीन होता है उसके 2 पुत्र होते हैं। पहला होता है अब्दुल कासिम महमूद और दूसरे पुत्र का नाम होता है इस्माइल। तो इन दोनों के बीच में आगे चलकर उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें जो अब्दुल कासिम महमूद है वो विजयी हो जाता है और इस्माइल हार जाता है। तो आगे चलकर जो अब्दुल कासिम महमूद है वो महमूद गजनवी के नाम से शासन करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो महमूद गजनवी है उसी का नाम जो है, वास्तविक नाम जो उसका था वो था अब्दुल कासिम महमूद। अब देखेंगे हम सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी जिसका टाइम पीरियड था 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। तो जब इसके पिता जो है राजगद्दी पर थे तो उस टाइम जो महमूद गजनवी था वो केवल खुरासान का शासक था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अपने पिता के काल में, यानी कि अपने पिता के शासन काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो वो था खुरासान का। तो जब ये शासक बनता है तो उस टाइम पे जो बगदाद का खलीफा होता है जिसका नाम होता है अल आदिर बिल्लाह, तो जो अल आदिर बिल्लाह होता है वो महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्हा की उपाधि देता है। तो ये दोनों ही उपाधियां किसकी थी? महमूद गजनवी की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किसने दी थी? ये दी थी बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने। आगे चलकर जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 998 ईस्वी में, तो जो महमूद गजनवी होता है वो अपने भाई यानी कि इस्माइल को हराकर राजगद्दी पर बैठ जाता है, और इसके द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया जाता है, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। यानी कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक ये भारत में 17 बार आक्रमण करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब महमूद गजनवी भारत क्षेत्र में आता रहता है तो उस टाइम पे जो है उसके साथ कई इतिहासकार भारत आते हैं, जिनमें से मुख्यतः थे फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी। तो जो फिरदौसी था उसके द्वारा शाहनामा नामक ग्रंथ लिखा गया, और जो अल-बरूनी था उसके द्वारा किताब उल हिंद, जिसका अन्य नाम था तहकीक ए हिंद, जो कि 80 अध्यायों में विभाजित था, तो वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी जाती है। और अगला जो इतिहासकार था वो था उतबी। तो उतबी ने किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये तीनों ही इतिहासकार आपने याद रखने हैं, फिरदौसी, अल-बरूनी और उतबी। तो जो फिरदौसी था उसके द्वारा शाहनामा लिखा गया था, जो अल-बरूनी था उसके द्वारा किताब उल हिंद, जिसका अन्य नाम था तहकीक ए हिंद, और जो उतबी होता है उसके द्वारा लिखी जाती है किताब उल यामिनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो महमूद गजनवी होता है उसके द्वारा जो सर्वप्रथम आक्रमण होता है वो होता है 1000 ईस्वी में, और वो किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है? भारत के पेशावर क्षेत्र में, और वहां के कुछ हिस्सों को जीतकर वो दोबारा से अपने देश गजनी लौट जाता है।
उसके बाद जो गजनी के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है 1001 ईस्वी में, जो कि शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया जाता है। जयपाल के विरुद्ध एक पहला आक्रमण भी हुआ था, वो सुबुक्तकीन के द्वारा हुआ था, जिसमें जो है सुबुक्तकीन की जीत हो जाती है और जयपाल हार जाता है। तो इस युद्ध के बाद यानी जब गजनी उस पर आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में, उसके बाद जो राजा होता है जयपाल भारत का, वो क्या करता है इस युद्ध में वो हार जाता है और उसके बाद जो है आत्महत्या कर देता है। क्योंकि वो दोनों ही युद्धों में हार जाता है तो उसके बाद वो क्या कर देता है, आत्महत्या कर देता है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है 1008 ईस्वी में, जो कि वो नगरकोट के विरुद्ध करता है और उसमें वो क्या करता है, मूर्तिवाद के विरुद्ध यह उसकी पहली महत्वपूर्ण जीत मानी गई है। यानी कि वो क्या करता था, जब भारत क्षेत्र में आक्रमण करता था तो यहाँ की जो मूर्तियां होती थी उनको ध्वस्त कर देता था। और ऐसा उसने पहली बार कब किया था, तो वो किया था 1008 ईस्वी में, जब वह नगरकोट के विरुद्ध हमला करता है। तो उसमें वो क्या करता है, मूर्तियों को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, वो होता है 1025 ईस्वी में। ये उसका 16वां आक्रमण होता है, जो कि वो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए करता है और इसमें भी वह सफल होता है। और वो क्या करता है, जो सोमनाथ मंदिर में जितना भी सोना, जितना भी धन रखा रहता है उसको अपने देश ले जाता है। लेकिन जब गजनवी अपने देश लौट रहा होता है तो रास्ते में उसको जाटों के द्वारा घेर लिया जाता है। तो जाटों के साथ युद्ध करते हुए कुछ मात्रा में जो धन होता है वो जाटों के द्वारा लूट लिया जाता है, जिसके कारण 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी एक बार दोबारा से भारत पर युद्ध करता है। ये उसका अंतिम आक्रमण होता है जो कि वो जाटों के विरुद्ध करता है। इसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो आपके ध्यान रखने हैं इसके जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, उनमें से जो पहला युद्ध था वो था 1000 ईस्वी में, जो उसने पेशावर के कुछ क्षेत्रों को विजित किया था उस युद्ध में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो 1001 ईस्वी में किया था, जो कि शाही शासक जिसका नाम था जयपाल, तो उसके विरुद्ध किया था, जिसमें भी महमूद गजनवी जीत जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध करता है, जिसमें वो क्या करता है, मूर्तियों को ध्वस्त करता है। तो इसीलिए ये वाला युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो था 1025 ईस्वी में, जिसमें वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है और यहाँ से वो 20 लाख दीनार की संपत्ति ले जाता है। लेकिन जब वो अपने देश लौट रहा होता है तो उस टाइम पे जो जाट होते हैं वो उसको घेर लेते हैं और उसका कुछ धन लूट लेते हैं। इसीलिए आगे चलकर जो महमूद गजनवी है वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण करता है और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है महमूद गजनवी के बारे में वो ये है कि जो सुल्तान की उपाधि जिस शासक ने सर्वप्रथम धारण की थी वो महमूद गजनवी था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो की थी महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें सेवदराय तथा तिलक नाम के हिंदू थे, जो वो उच्च पदों पर आसीन थे। तो जो सेवदराय है और तिलक है तो वो हिंदू थे, जो कि महमूद गजनवी यानी कि जो एक तरह से मुस्लिम था उसके सेना में उच्च पद पर अधिकारी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा था वो ये पड़ा था कि भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खुल गया था। यानी कि जो विदेशी राजा थे उनको पता चल गया था कि भारत क्षेत्र में महमूद गजनवी ने आक्रमण करके 17 बार यहाँ पर जो है विजय प्राप्त की है। तो इसीलिए जो अन्य विदेशी थे उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि जो भारतीय कला थी वो नष्ट हो गई। यानी कि जो महमूद गजनवी था वो मूर्तिवाद का विरोधी था और वो जब भारत में आक्रमण करता था तो यहाँ की मूर्तियों को ध्वस्त करता था। तो इसीलिए जो भारतीय कला है वो नष्ट हो गई थी। अगला है, भारतीय राजाओं को पराजित करके भारत की कमजोरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। यानी कि जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार में भी एक बार भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें महमूद गजनवी हार गया। यानी कि ये भारतीय राजाओं की कमजोरी थी कि जो उसने महमूद गजनवी को वो हरा नहीं पाए। तो इसीलिए जो भारत की कमजोरी थी वो अन्य राजाओं या फिर अन्य विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनके सामने उजागर हो गया। अगला है,
पंजाब, मुल्तान तथा सिंध क्षेत्र को विजिट करके यहाँ मुस्लिम गवर्नरों की नियुक्ति करके मुस्लिम शासक को स्थापित किया। यानी कि जो हिंदू राजा थे उनको सामंत बना के यहाँ जो है मुस्लिम गवर्नरों की नियुक्ति करके मुस्लिमों को शासक बनाया उसने, महमूद गजनवी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हिंदू राजा थे उनको तो सामंत बना देता था और जो मुस्लिम गवर्नर हैं उनको यहाँ नियुक्त करके यहाँ का शासक बना देता था। और अगला है यहाँ की जो अपार संपत्ति है उसको लूटकर गजनी ले गया। जैसे कि सोमनाथ मंदिर पर उसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो वहां से वो 20 लाख दीनार की संपत्ति अपने देश ले गया था। तो इसीलिए उसने अपार यानी कि बहुत सारी मात्रा में उसने संपत्ति लूटकर अपने देश ले गया था। बहुत ज्यादा लूटपाट उसने इस क्षेत्र में की थी। तो ये प्रभाव पड़े थे महमूद गजनबी के भारत क्षेत्र पर आक्रमण करने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो आक्रमणकारी आया था तुर्क का वो था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी हम देखेंगे कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी गौर का शासक बना था। यानी कि ये गौर क्षेत्र का शासक था जिसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन गौरी। 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था उसने जो है मुल्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में वह विजयी हो जाता है। तो 1175 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था उसने मुल्तान क्षेत्र को विजिट कर लिया था। आगे चलकर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजस्थान क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। तो 1178 ईस्वी में जब उसने राजस्थान क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो वहां का जो शासक था उसका नाम था भीम द्वितीय। लेकिन भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार जाता है, जिसके कारण यह जो है तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान क्षेत्र में किस शासक से मोहम्मद गौरी हार गया था। तो वो हारा था भीम द्वितीय से, जो कि राजस्थान का शासक था और यह जो है तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, या फिर इसमें विजय किसने प्राप्त की थी। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। और इसमें जो पराजय हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी की और जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। इसी के एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और यह युद्ध भी किसके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और जो मोहम्मद गौरी होता है वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें जो पराजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान यानी कि भारत के शासक पृथ्वीराज चौहान की हुई थी और जो मोहम्मद गौरी था उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया था। अगला जो युद्ध होता है वो होता है 1194 ईस्वी में, जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 ईस्वी में, जो हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी की। आगे चलकर 15 मार्च 1205 ईस्वी को जो मोहम्मद गौरी होता है वो अपना अंतिम युद्ध लड़ता है पंजाब के खोखरी जनजाति के विरुद्ध और इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी होता है उसकी हत्या हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी वो हुई थी 1205 ईस्वी में खोखरी जनजाति के विरुद्ध जब उसने युद्ध किया था। अगला है जो मोहम्मद गौरी होता था वो भारत में विजित प्रदेशों का शासनभार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप देता था। यानी कि जब वो इस क्षेत्र में आक्रमण करके यहाँ के क्षेत्रों को जीत लेता था तो उसके बाद खुद तो वो अपने देश लौट जाता था, लेकिन जो उसके गुलाम सेनापति होते थे उनको जो है यहाँ का शासन सौंप के जाता था। तो उनमें जो प्रमुख थे एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो दिल्ली के सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो बख्तियार खिलजी होता है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण शासक तो नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है आगे चलकर उसको ध्वस्त कर देता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देख लेते हैं कि उसने किन क्षेत्रों को विजित किया था। तो उसने किया था 1196 ईस्वी को अजमेर क्षेत्र पर उसने विजय प्राप्त की थी। 1197 ईस्वी में उसने बदायूं क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और 1202 से लेकर 1203 ईस्वी में
उसने बुंदेलखंड को विजिट किया था। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के विजिट क्षेत्र, जो कि कुतुबुद्दीन किसका सेनापति था, वो था मोहम्मद गौरी का। और यही जो कुतुबुद्दीन होता है वो आगे चलकर सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगला जो सेनापति होता है महमूद गौरी का, वो होता है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी 1197 ईस्वी में बिहार राज्य को विजिट कर लेता है और 1205 ईस्वी में बंगाल पर विजय प्राप्त करता है। तो जो बख्तियार खिलजी होता है वो 1198 ईस्वी में जो नालंदा विश्वविद्यालय होता है उसको ध्वस्त कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो वो था बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति होता है, या फिर आप उसे गुलाम भी कह सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो कब करता है ध्वस्त? 1198 ईस्वी में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे हम देखेंगे MCQ सीरीज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। अगला है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो जो आगरा नगर की स्थापना की थी वो की थी सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है NDA 1999 में और BPSC 2001 में और SSC 2002 में। अगला है कि जो तराइन की प्रथम लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी। तो जो तराइन की प्रथम लड़ाई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी, जो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। आगे चलकर द्वितीय युद्ध कब होता है तराइन का, वो होता है 1192 ईस्वी में। और उसमें जो विजय होती है वो होती है मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में क्या करता है, जो पृथ्वीराज चौहान होता है उसको बंदी बना देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तराइन युद्ध के बारे में। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो जो विरोधों का मिश्रण बताया है इतिहासकारों ने वो बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक से आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसा कि जजिया कर है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि पहला ऐसा अरब आक्रमणकारी जिसने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने 712 ईस्वी में। और इसी युद्ध में जो सिंध का शासक होता है दाहिर, वो मारा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो पहला सफल आक्रमण होता है अरब का वो किसके नेतृत्व में होता है, वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। अगला है जो मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो उसने 1025 ईस्वी में किया था। उसमें उसको 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद है दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने नहीं लगाया था, तो वो नहीं लगाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, यानी कि ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी, वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था। तो वो था महमूद गजनवी। अगला है निम्न में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। तो वो कहता था महमूद गजनवी, क्योंकि इसने भारत में जो है मूर्तियों को ध्वस्त किया था, जिसके कारण इसको जो है मूर्ति भंजक भी कहा जाता है या फिर बुत सिकन। अगला है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो 1027 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनवी है उसने जो भारत पर अंतिम आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाता रहता है तो उस टाइम पे जाट उसको घेर लेते हैं और उसकी कुछ संपत्ति को लूट लेते हैं। इसीलिए वो दोबारा से भारत में आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे तुर्क और अरब आक्रमण के बारे में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।